यस कमिंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए बैठिए। रजनीश कुमार राज, आपने जो राज शब्द लगाया है टाइटल, ये क्या कुछ ऐसा है कोई कहीं से इंस्पायर होकर आपने लगाया है राज टाइटल? नहीं, ऐसे नहीं सर, ऐसा कोई। और सबसे बड़ी बात है कि बचपन से ही लगा हुआ है, तो उस समय तो कुछ इंस्पायरेशन मेरे अंदर तो नहीं। अच्छा, मतलब माता पिता के द्वारा नाम रखा गया है ना। आपका रोल नंबर कितना है? 277। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? 277। 277। अच्छा। और आपने ग्रेजुएशन कब किया है? 2014। 2014 में किया है। तो पिछले 6-7 वर्षों से आप कुछ कहीं काम कर रहे हैं या? मैं इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट KG ऑफिस बिहार में कार्यरत हूँ, ग्रुप C पोस्ट। अच्छा अच्छा। क्या वहाँ पर काम आपका रहता है? हम लोग का काम रहता है डायरी को मेंटेन करना, और जो भी लेटर आया है उसको इनवार्ड में देना, आउटवार्ड करना, और समय आने पर फिर लेटर वगैरह को भी तैयार करना होता है। आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है ना? यस। कहाँ से आपने किया है मैकेनिकल? भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, भागलपुर से। अच्छा अच्छा। तो फिर क्या उस फील्ड में आपने कहीं ट्राई नहीं किया? ट्राई हुआ था 2014 में। मैंने सेल का इंटरव्यू तक गया था, लेकिन संजोग है क्या कि उस समय तक हमारा जो है रिजल्ट नहीं आ पाया था, तो फाइनली हम लोग छट गए वहाँ से। अच्छा, उसके बाद जब रिजल्ट आया तो फिर आपने ट्राई? उसके बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम था सर, मतलब मम्मी का तबीयत थोड़ा ख़राब हो गया था, तो उसमें 1 साल हम उसी में इंगेज रह के पढ़ाई की। उसके बाद फिर क्या किया? उसके बाद दोबारा फिर नहीं हो पाया सर, मतलब अपने ट्रेड से तैयारी करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया, तो फिर हम जनरल लाइन में तैयारी करने के लिए आए। अच्छा अच्छा। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो आपने पढ़ा है ना, जो कुछ मशीन के बारे में बताइए, कितने टाइप के मशीन्स होते हैं? सर अभी रिकॉर्ड नहीं कर पाए। कुछ प्रोजेक्ट वर्क आपने किया था जब आपने बीटेक किया था, तो उस समय मशीन से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट पर आपने काम किया था? थ्योरेटिकल एनालिसिस ऑफ पावर, एक सोलर पावर प्लांट पे हम लोग किए थे। थ्योरेटिकल एनालिसिस? हाँ। मतलब प्रैक्टिकल कुछ नहीं किया था? नहीं, प्रैक्टिकल। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, फिर भी बताइए कि आपने जो नॉलेज हासिल किया है बीटेक में मैकेनिकल से, उसका फर्स्ट रेंजर के रूप में आपको क्या क्या फ़ायदा हो सकता है? जैसे सर हम लोग मटेरियल साइंस पढ़ते हैं, तो मटेरियल साइंस में हम लोग जो है सारे मटेरियल का स्टडी करते हैं। तो जैसे फॉरेस्ट में भी अगर कोई प्लांटेशन अगर करना, तो उसके सॉइल के विषय में जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा वहाँ पे मिनरल्स जो है वहाँ प्रेजेंट है। तो उसमें अगर अच्छे से हमें कहीं से जानकारी, जैसे सॉइल जो टेस्ट करके वो भेजेगा, तो उसको हम अच्छे से समझ सकते हैं, और वहाँ प्लांटेशन किस तरह का होगा वो लगा सकते हैं, और इससे ज़्यादा मतलब फ़ायदा होगा सर। उसके बाद जैसे है क्या कि आप फॉरेस्ट में जो है फायर की घटना भी होती रहती है, तो उसमें एट ए टाइम कौन सा मशीन का इस्तेमाल होगा, या फिर किस तरह का होगा, उसका हम सजेशन दे सकते हैं। या फिर जैसे जंगल में कुछ लकड़ी को काटना भी पड़ता है, तो उसके लिए मान लीजिए हम लोग मैकेनिकल सॉ का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे वहाँ से अगर ट्रांसपोर्ट करना हो, तो उसमें हम लोग बेल्ट मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं लाने के लिए। मतलब आपका ये कहना है कि आपने जो बीटेक में पढ़ा है, उसके इस्तेमाल से औरों की तुलना में बेहतर वहाँ काम कर सकते हैं? हाँ सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। आप कहाँ से आ रहे हैं अभी? मैं पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। पूर्णिया से। पूर्णिया के बारे में कुछ ऐसा चीज़ बताइए जिससे इंटरव्यू बोर्ड को भी पूर्णिया जाने का मन करे। सर हमारे पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में पुरानी कथाओं के अनुसार नरसिंह अवतार बनमनखी में हुआ था, तो वो खंबा वहाँ पे है, उसको देखा जा सकता है। एक बरनेश्वर धाम है, हमारे ही ब्लॉक में आता है, बहराकोठी ब्लॉक में, तो वो शिवलिंग है जिसको कि आपरूपी शिवलिंग माना जाता है। उसके बाद पूरनदेवी स्थान है, वहाँ पे जाया जा सकता है। उसके बाद जो है जलालगढ़ का किला है, और वहाँ पे जाके जलालगढ़ का किला किस राजा का है?
मोहम्मद जलालुद्दीन का था। कौन थे ये मोहम्मद जलालुद्दीन? उस समय मुग़ल के समय में मतलब वहाँ का सूबेदार थे। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा बताइए, अभी कश्मीर में एक झील है ना, और उस झील के ऊपर वायुसेना ने अपना कुछ प्रदर्शन किया है कल, है ना, तो उस झील का आप नाम बता सकते हैं तो बताइए। सॉरी सर, मैं अवेयर नहीं हूँ। डल झील है। झील का नाम तो पता है, लेकिन वहाँ वायुसेना का ही हुआ था, ये इस बात को लेकर अवेयर नहीं। उसका एक थीम भी था, वायुसेना ने जो वहाँ प्रदर्शन किया है उसका एक थीम था, कुछ जानकारी है उसका? जानकारी है सर? अच्छा, कोई बात नहीं है। अभी हाल फिलहाल में नक्सल के बारे में काफ़ी कुछ बातें फिर से चल रही हैं, ठीक है। हालांकि नक्सलवादी मूवमेंट तो काफ़ी हद तक कम दिख रहा है, अभी काफ़ी हद तक कंट्रोल में है, फिर भी आपने अखबारों में पढ़ा होगा, आज के अखबार में भी है नक्सल के बारे में। तो नक्सलवाद की जो समस्याएं हैं उसके पीछे क्या क्या कारण है, पॉइंट में बताना है, 2-4-5 पॉइंट बताइए कारण। सर इसके विषय में मैं ये बताना चाहूँगा, पहला पॉइंट ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले है कि जो हमारा सरकारी तंत्र है, जो हम सरकारी तंत्र के द्वारा जो योजना आता है उसका सही ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है, जिसके कारण कि कुछ पिछड़े वर्ग जो हैं वो समाज से काफ़ी पिछड़ जाते हैं विकास के मामले में, तो वहाँ से उन्हें जो है आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके बीच जो उनका माइंड वॉश कर देते हैं, वो सरकार के विरुद्ध उन्हें खड़ा करते हैं। अब परिस्थिति तो उनके साथ ऐसा है ही, खाने का प्रॉब्लम है, रहने का प्रॉब्लम है, कर लेते हैं, हाँ मिसगाइड भी कर देते हैं, तो ये प्रॉब्लम होता है। और दूसरी है कि शिक्षा का भी अभाव है, शिक्षा का भी स्तर वहाँ नहीं पहुँचा है। ओवरऑल हम लोग ये कह सकते हैं कि सरकारी तंत्र का वहाँ सबसे बड़ी समस्या है। और लेकिन सरकार जो है अब काफ़ी सजग हो चुकी है और उस पर काम कर रही है, और जैसे झारखंड का ही बात कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे नक्सली जो है अपना मतलब हथियार को सरेंडर किए हैं और उस नई धारा में जुड़े हैं। अब बिहार में तो बहुत हद तक इस पे काबू पाया गया है। अच्छा, आप जब जंगल में काम करेंगे फॉरेस्ट रेंजर के रूप में, वहाँ तो आपका भी तो सामना नक्सलियों से हो सकता है ना, इसलिए कुछ आपने सोचा है, कुछ प्लानिंग वगैरह किया है कैसे काम सबसे पहले तो सर नक्सलिज्म अगर जैसे मैं वहाँ जाऊँगा तो मेरा तो काम ही होगा कि पहले वहाँ की समस्याओं को समझना, उस जंगल के आसपास की वहाँ की जो सोसाइटी है, समाज है, उनको समझना, और उससे सबसे पहले है कि घुल मिल जाना। और उनके साथ घुलने मिलने से क्या होगा कि उनकी समस्याओं को आप समझेंगे, वो आपको समझेगा, उससे है क्या कि अगर उन्हें किसी तरह का प्रॉब्लम होगा तो हम ऑलरेडी अपने सीनियर ऑफिसर को इसके विषय में चर्चा करेंगे, बताएंगे उन्हें, तो नेचुरली ख़त्म होगा। अगर नहीं होता है तो फिर तो आगे कभी नक्सली लोग जो पदाधिकारी होते हैं उन लोगों को थ्रेट करते हैं और कभी कभी लेवी वगैरह के लिए भी प्रेशर बनाते हैं, आपके साथ ऐसा हो सकता है? हाँ सर, हो सकता है, लेकिन उसमें तो है क्या कि प्रयास किया जाएगा सर कि आप उसे समझाने का प्रयास करें। और मुझे तो लगता है कि हम अपने जिस वन में, जिस रेंज में ही हम रहेंगे, उस रेंज के अंदर ही अगर हम उन्हें अपने धारा के साथ जोड़ सकें, जैसे कि हमारे यहाँ भी तो पेड़ कटना होगा, पेड़ को काटना होगा जो सूख गया है, अगर उसके साथ हम उसको जोड़ के कुछ रोजगार के अवसर प्रदान करवा दें तो मुझे नहीं लगता है कि उन्हें लेवी का आवश्यकता पड़ेगा, वो स्वतः ही शामिल हो जाएंगे धारा में। ठीक। आप पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं और पूर्णिया लोएस्ट लिटरेसी रेट वाला ज़िला है बिहार में। बिहार का क्या कारण है इसका कि लिटरेसी रेट वहाँ सबसे कम है? सर सबसे बड़ी बात है कि वो बिहार के सीमांचल एरिया में पड़ जा रहा है, तो सरकार की कुछ योजना भी वहाँ सही ढंग से लागू नहीं हो पाती है, और बाढ़ की समस्या कुछ ज़्यादा है वहाँ पे, तो हमेशा विस्थापन वगैरह का समस्या रहता है वहाँ पे, और गरीबी भी है जिसके कारण कि आदमी अपने बच्चे को शुरुआत से ही काम में लगा देते हैं, स्कूल नहीं भेज पाते हैं, इस कारण साक्षरता वगैरह का समस्या है। लेकिन ये है क्या कि धीरे धीरे सर सुधार हो रहा है, बहुत सारे बच्चे स्कूल में इनरोल हो रहे हैं। कितनी % साक्षरता दर है? सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहा। आप बताइए कि आप अभी किस पद पे काम कर रहे हैं?
मैं क्लर्क के पोस्ट पे। तो CAG का काम क्या होता है? CAG एक सबसे पुरानी संस्था है सर, और इनका काम होता है कि सरकार अगर 1 रुपये भी अगर खर्च करती है। कितनी पुरानी संस्था है CAG? 1858 पे ये बना था। 1858 में इसका परमिशन हुआ था। 1860 में पहली बार इसका CAG नियुक्त किया गया था। अभी जो CAG का स्ट्रक्चर है ये किस तरह का है, कहाँ इसका वर्णन है, कहाँ से पावर मिलता है? 148 अनुच्छेद 148 टू 151 तक में ये पूरी तरह से व्याख्या किया हुआ है सर। और इसमें जो है सर, इसका काम है कि सरकार अगर 1 रुपया भी अपने बजट का किसी को देती है तो इस संस्था का काम है कि उसे ऑडिट करना, और ऑडिट करने के दरमियान में उसे ये देखना होता है कि पैसा जिस मत के लिए दिया। आपको मतलब मुझे थोड़ा ही मिल रहा है? नहीं, मुझे सर मतलब दोनों के लिए काम करने का मौका मिलेगा। और आज के समय में जो क्लाइमेट से कंसर्न है, उससे बड़ा कंसर्न कुछ नहीं है। तो आप अगर उसमें योगदान अपना दे रहे हैं तो उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा है। तो आपका वहाँ काम करने का क्या तरीका होगा, जो अभी आपने यहाँ पर सीखा है काम करने के लिए अपने ऑफिस में, ठीक है ना, उसको आप किस प्रकार से इस्तेमाल करेंगे फॉरेस्ट रेंजर के रूप में? सबसे पहली बात तो है क्या कि हम लोगों के ऑफिस में टाइम मैनेजमेंट का बहुत अच्छा सिखाया जाता है। जैसे हम लोग को टाइम बाउंडेड काम मिलता है, दिल्ली CAG से का टाइम बाउंडेड काम आता है, तो उसमें विद इन टाइम हम लोग को काम करना पड़ता है। और उस समय हम लोग ये नहीं देखते हैं क्या कि ऑफिस का छुट्टी कब हो रहा है। तो उसका फ़ायदा हमें होगा, क्योंकि ये जॉब भी 24 आवर का है। तो मतलब उतने घंटे जॉब करने के बाद ऐसा फील नहीं होगा कि हम नया कुछ कर रहे हैं, मतलब या बहुत हास्टिक है मेरे लिए, इस तरह का प्रतीत नहीं होगा मेरे लिए। और दूसरा चीज़ है क्या कि पंक्चुअलिटी होगा, और हम लोग काफ़ी कोऑर्डिनेशन से काम करते हैं। एक सेक्शन में रहते हैं हम लोग, 12-13 का ग्रुप रहता है, तो काफ़ी एक दूसरे से हिल मिल के काम होता है, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। तो वहाँ पर भी टीम वर्क। अच्छा बात तो आप बताए अपने ऑफिस के बारे में। 1-2 निगेटिव पॉइंट बताइए जिससे आपको कभी परेशानी हुई हो, कुछ आपने देखा हो ऐसा, आपके साथ कोई ह्यूमिलिएशन हुआ हो आपके डिपार्टमेंट में ऐसा कभी? नहीं सर, ऐसा खास करके मेरे सेक्शन में इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू।